एक ऐसी महिला रखेल जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में जन्म लिया, लेकिन उसके सामने थी ऐसी दीवारें जो महिलाओं को सत्ता से हमेशा दूर रखती थी। एक ऐसा महल जहां हरम की हजारों महिलाएं अपनी जगह पाने के लिए खून तक बहाने को तैयार थी। एक ऐसा समाज जहां महिलाओं का महत्व केवल उनकी सुंदरता तक सीमित था। लेकिन उस महिला ने न सिर्फ इन दीवारों को तोड़ा, बल्कि वो इतिहास की पहली महिला सम्राट बनी। ये कहानी है वू चाव की, चीन की पहली महिला सम्राट, जिनकी सत्ता तक पहुंचने की राह खूबसूरती और क्रूरता का घातक संगम है। पर सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने अपनी ताकत पाने के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाई? क्या उन्होंने अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए वो सब किया जो इतिहास में किसी ने कभी नहीं किया? ये केवल एक महिला की कहानी नहीं है, ये सत्ता की वो भयावह सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ताकत का खेल इंसानियत से ऊपर है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। इस वीडियो को देखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात को समझ लें। ये वीडियो द 40 एटलास ऑफ पावर के लॉ 15 पर आधारित है, जो किसी भी नैतिक आधार या संवेदना की परवाह नहीं करता। ये लॉ ताकत और उसकी क्रूरता की वास्तविकता को उजागर करता है। इस खेल में दया और सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं होती। यहां जीत पाने के लिए आपको किसी भी नैतिकता से परे जाकर सोचना और कार्य करना होगा। अगर आप ये मानते हैं कि आप नैतिक सिद्धांतों के दायरे में रहते हुए इस लॉ को समझ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप फिर भी इसे देखने के लिए तैयार हैं, तो आपका इस अनैतिक खेल में स्वागत है। दोस्तों, जब तक दुश्मन के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म नहीं किया जाता, उसकी हार अधूरी रहती है। मानसिक क्षति उसे भीतर से खोखला कर देती है और यही उसे दोबारा उठने से रोकने का सबसे सटीक तरीका है। ये लॉ कहता है कि दुश्मन को हराने का मतलब सिर्फ उसके शरीर को परास्त करना नहीं है, बल्कि उसकी सोच, उसकी शक्ति और उसकी आत्मा को पूरी तरह कुचल देना है। दुश्मन को ऐसा अपमानित करें कि वह कभी आपके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन ये ताकत का खेल आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी संवेदनाओं, दया और सहानुभूति को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि ये खेल नैतिकता और भावनाओं से ऊपर है। ये खेल है ताकत की असली परिभाषा का, जहां जीतने के लिए आपको निर्दयता की हद तक जाना पड़ता है। इस लॉ का बेहतरीन उदाहरण है वो चाव की कहानी, जो चीन की पहली महिला सम्राट बनी। लेकिन उनका ये सफर खूबसूरती और चालाकी के घातक मेल का एक ऐसा खेल था जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ईस्वी सन 625 में चीन के एक ड्यूक के घर वू चाव का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बेहद खूबसूरत और चतुर थी। ये गुण जल्द ही उसे राजमहल तक ले गए। जब वो युवा हुई तो सम्राट ताइचुंग ने उसकी खूबसूरती की चर्चा सुनी और उसे शाही हरम में शामिल कर लिया। शाही हरम एक खतरनाक जगह थी, जहां हर महिला सम्राट की पसंदीदा बनने की होड़ में रहती थी। वू चाव को पता था कि केवल खूबसूरती से वह ये लड़ाई नहीं जीत सकती। उसने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल किया और जल्द ही सम्राट का दिल जीत लिया। लेकिन वू चाव को यह समझते देर नहीं लगी कि सम्राट का प्यार स्थिर नहीं होता। वो जानती थी कि अगर उन्हें सच में ताकत चाहिए तो उन्हें भविष्य पर नजर रखनी होगी। उन्होंने सम्राट के बेटे काओसांग को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। वो मौका तब आया जब काओसांग शाही मूत्रालय में अकेला था। वू ने अपनी चालाकी और आकर्षण का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। ये वू की भविष्य की योजनाओं की पहली बड़ी चाल थी। कुछ समय बाद सम्राट ताइचुंग की मृत्यु हो गई
और काओसांग ने सिंहासन संभाला। लेकिन परंपरा और कानून के अनुसार वू को मठ में भेज दिया गया। शाही हरम की सभी पत्नियां और रखेल सम्राट की मृत्यु के बाद सिर मुंडवा कर मठ में जीवन बिताने के लिए मजबूर थी। 7 साल तक वो मठ से बाहर आने की योजना बनाती रही। इसी दौरान सम्राट की पत्नी से उनकी दोस्ती हो गई। उसी महारानी की मदद और काओसांग से उनके पुराने संबंधों की वजह से वो ने एक बार फिर हरम में अपनी जगह बना ली। लेकिन इस बार उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। महल में लौटने के बाद वू ने काओसांग की पत्नी से दोस्ती और गहरी कर ली। वो महारानी की चापलूसी करती और उनका विश्वास जीतती। लेकिन वही दूसरी ओर वो राजा के साथ अपनी रातें रंगीन करने लगी। असल में वो महारानी की जगह लेने की योजना बना रही थी। कुछ समय बाद वो ने काओसांग के एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन महारानी, जिसकी कोख अब तक सूनी थी, नवजात शिशु को देखने वू के कमरे में आई। वो थोड़ी देर वू के पास बैठी और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वापस चली गई। उनके जाने के बाद वू ने अपने ही बच्चे का गला घोंट दिया। वू ने यह सुनिश्चित किया कि शिशु की हत्या के सबूत महारानी की ओर इशारा करें। जब हत्या का पता चला तो सभी को यकीन हो गया कि यह हत्या महारानी ने की है। महारानी पर ईर्ष्या और हत्या का आरोप लगा और उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह वो ने महारानी की जगह ले ली और खुद सम्राट काओसांग की पत्नी बन गई। अब वो 41 साल की हो चुकी थी और इस समय तक उनके 4 बेटे हो चुके थे। वू के पास दौलत, ताकत और सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें और निर्दयी बना दिया। हर कोई उनकी नजर में दुश्मन था। उन्हें लगा कि उनकी युवा भतीजी, जो सम्राट की नई पसंदीदा बन रही थी, उनकी सत्ता के लिए खतरा है। वो ने अपनी भतीजी को जहर देकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को भी जहर दे दिया। उन्होंने अपने दूसरे बड़े बेटे को झूठे आरोपों में फंसाकर निर्वासित करवा दिया। जब सम्राट काओसांग की मृत्यु हुई तो वू ने अपने सबसे छोटे और कमजोर बेटे को सम्राट बना दिया ताकि वह पर्दे के पीछे से सत्ता चला सके। 688 तक वू ने अपने सभी दुश्मनों को हटा दिया। उन्होंने खुद को बुद्ध का दिव्य वंशज घोषित किया। 690 में उन्होंने खुद को चीन की पहली महिला सम्राट घोषित कर दिया। उन्होंने 15 साल तक बिना किसी चुनौती के शासन किया। उनका शासनकाल चीन के इतिहास में एक अलग ही अध्याय है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। वू चाव ने अपनी शक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए किसी भी मूल्य को महत्व नहीं दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता पाने के लिए न केवल शारीरिक बल की जरूरत होती है, बल्कि मानसिक ताकत और क्रूरता भी आवश्यक है। वू चाव की सफलता का मुख्य कारण उनकी क्रूरता और उनकी महत्वाकांक्षा थी। जब वो एक बार सत्ता में आई तो उन्होंने किसी भी तरह की संवेदना या करुणा को अपने रास्ते से हटा दिया। उन्होंने ये समझा कि सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में रहती है जो इस खेल को सही तरीके से खेलते हैं और अपनी संवेदनाओं को किनारे कर देते हैं। ताकत पाने के बाद किसी भी प्रकार की दया कमजोरी का संकेत देती है और ये केवल विरोधियों के मन में आपके खिलाफ एक नई चुनौती पैदा करती है। वू चाव ने हमें ये सिखाया कि ताकत के लिए कोई भी नियम नहीं होते। आप जब तक अपने रास्ते से किसी को हटा नहीं देते, तब तक आपकी जीत अधूरी रहती है। ये खेल केवल उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से इसे समझते हैं और इस खेल की असली भूख को महसूस करते हैं। ये भूख सिर्फ शारीरिक जरूरतों से परे होती है। ये एक ऐसी भूख है जो दया, करुणा और नैतिकता को नकारती है।
ताकत का खेल केवल और केवल जीत के बारे में होता है। इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। और अंत में ये याद रखें, ताकत वही होती है जो किसी को गिराकर खुद को उठाती है। इस खेल में आपको गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो गिरकर फिर से उठने का साहस रखता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में।